हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। बच्चों, क्लास 11th में आपका चैप्टर चल रहा है कोशिका। सेल के बारे में आपको पता है, प्रोकैरियोटिक के बारे में हम पूरी बात कर चुके हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हमने स्टार्ट कर लिया था और कुछ कोशिकांगों के बारे में हमने बात कर ली थी। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और आज हम बात करेंगे लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स और उससे आगे के सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। बच्चों, यूकैरियोटिक सेल में आप सभी को पता है कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब कि ये आपका इसमें न्यूक्लियस जो है वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता है, और यूकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो पूरी तरीके से डेवलप होता है, फुल्ली डेवलप्ड होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में हमने जैसे डिस्कशन कर लिया कि प्रोकैरियोटिक में जब फुली डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में उसके बिखरा हुआ रहता है और उसमें क्रोमोसोम्स वाली संरचना आपको पता नहीं चलती, वो वाली स्टेज आती नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ ही कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि सेल एनवेलप पाया जाता है ना, और मीसोसोम्स पाए जाते हैं, उसमें राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं। फिर बात हो गई यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी, इसमें पाए जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनको यूकैरियोटिक की कैटेगरी में रखा गया। और ये सारी की सारी इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स थी वो कैसी थी, मेम्ब्रेन बाउंड थी, यानी कि उन सब के पास अपना अपना मेम्ब्रेन प्रेजेंट था। और जब इसीलिए क्या थी, इस मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल है उसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड केंद्रक पाया जाता है, और इसके अलावा इसमें कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स की वैरायटी पाई जाती है। जेनेटिक मटेरियल जो है ऑर्गेनाइज होकर के क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्लांट और एनिमल सेल्स डिफरेंट होते हैं यूकैरियोटिक होने के बावजूद भी। ये सब आपको पहले से पता है कि प्लांट सेल कैसी होती है, एनिमल सेल, जो भी आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, वो सब के सब यूकैरियोटिक सेल्स की ही कैटेगरी में आपको पढ़ाया गया है। जैसे कि प्लांट सेल में सेल वॉल, प्लास्टिड्स और एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। एनिमल सेल में क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं, और प्लांट सेल में वो लगभग एब्सेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन है ना, 3 लेयर्स से बनी होती है, जिसमें आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो मैंने आपको बताया उससे आप इसको समझ सकते हैं किस तरह से उसमें पोलर हेड होता है बाहर की तरफ, हाइड्रोफोबिक टेल होती है अंदर की तरफ। इसको सिंगर और निकोलसन नाम के वैज्ञानिक ने इसका इम्प्रूव्ड मॉडल लॉन्च किया था 1972 में, जिसको आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जानते हैं, है ना। उसके बाद सेल वॉल के बारे में पढ़ा आपने। सेल वॉल कैसी है, एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है जो फंगी और प्लांट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर स्ट्रक्चर, बाहरी आवरण जो है वो बनाती है। ठीक है, उसके अलावा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में बात करी कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपके कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनके फंक्शंस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उनको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रखते हैं। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें आपका प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। ठीक है, जिसमें से आपका लाइसोसोम्स जो हैं वो उस तक आपने पढ़ लिया था, आगे हम बात करेंगे। पहले हमने बात करी थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है, आपका केंद्रक से जुड़ा हुआ ट्यूबुलर संरचनाओं का जाल होता है, 2 प्रकार का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो रफ कहलाते हैं, और जिन पर वो राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं वो
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं और राइबोसोम्स की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पे फंक्शंस भी डिफरेंट हो जाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन की सिंथेसिस करना और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड सिंथेसिस का मेन साइट है। ठीक है, उसके बाद गोल्गी काय के बारे में, गोल्गी ऑपरेटर्स के बारे में आपने विस्तार से पढ़ लिया है। कल के सेशन में ही ये कंप्लीट करवाया गया है, जिसमें सिस्टर्नी कहते हैं, एक आपका कॉनकेव फेज होता है और आपका कॉन्वेक्स फेज होता है, सिस और ट्रांस फेज जिसको आप कहते हैं, और इसका मेन काम है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स और उसको सही जगह पे पहुंचाना। ठीक है, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स जो हैं वो क्या हैं? लाइसोसोम्स ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। लाइसोसोम्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये पैकेजिंग प्रोसेस के द्वारा गोल्गी ऑपरेटस में बनते हैं, यानी कि लाइसोसोम्स का निर्माण गोल्गी बॉडीज के अंदर होता है। इसमें आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स में हर प्रकार के क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और ये एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स पे, प्रोटीन्स पे, लिपिड्स पे और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के काबिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में। नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन सेल्स। ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन सेल्स containing water, sap, excretory products and other waste materials. वैक्यूल्स क्या हैं? वैक्यूल्स आपका ऐसे स्पेस है कोशिकाओं के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? वाटर प्रेजेंट होता है, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और अदर वेस्ट मटेरियल्स। वैक्यूल मेम्ब्रेन जो है वो टोनोप्लास्ट की बनी हुई होती है। वैक्यूल्स के चारों ओर एक सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, है ना। वैक्यूल्स साइटोप्लाज्म में मिलने वाला एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है। इसमें वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और सेल के लिए यूजलेस दूसरे मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। सुसाइडल बैग ऑफ सेल जिसके बारे में हमने बात करी थी वो क्या है बच्चों? लाइसोसोम्स होते हैं। लाइसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स, किसमें प्रेजेंट होते हैं? आपके यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और उनको आप सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स कहते हैं। लाइसोसोम्स को आप सुसाइडल बैग ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि because they contain hydrolytic enzymes capable of digesting cells and unwanted materials, क्योंकि वो हर तरीके की चीज को डाइजेस्ट करने के कैपेबल रहती है। उसमें ऑटोलिसिस और बर्स्ट ओपन when the cell is damaged, this causes the hydrolytic enzymes to be released। जब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं और वो अपनी ही खुद की सेल्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ये रिलीज्ड एंजाइम्स, इसलिए सेल जो है वो डाई हो जाती, इसीलिए उसको हम लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स जो है वो कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है और अगर इसको बिल्कुल हम टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करें तो हम क्या लिखेंगे? अगर हम टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करें तो हम लिखेंगे कि लाइसोसोम्स आर स्फीयर शेप्ड सैक्स। लाइसोसोम्स एक गोलाकार थैलियों के जैसी संरचना होती है विद हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं दैट हैव द कैपेबिलिटी टू ब्रेक डाउन मेनी टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। जिन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में अलग अलग विभिन्न प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स को तोड़ने की क्षमता होती है। लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल, यानी कि लाइसोसोम्स को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि दे कंटेन लिटिक एंजाइम्स कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेल्स एंड अनवांटेड मटेरियल्स। ठीक है, तो इसके बारे में आपको मैंने बता दिया। अब फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स क्या हैं?
जो मेन लाइसोसोम का फंक्शन है वो फंक्शन ही है डाइजेशन का और वेस्ट रिमूवल का। क्या फंक्शन है? डाइजेशन का और वेस्ट रिमूवल का फंक्शन है। तो सेलुलर डेब्रिस होती है या फॉरेन पार्टिकल्स है, ये जो है ये सेल के अंदर धकेले जाते हैं और एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। एंडोसाइटोसिस साइकिल जो होती है उससे सेल मेम्ब्रेन जो है खुद पर ही गिरती है और उसके बाद फिर एक वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। एक वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है जो पाउच होता है किसके? एक्सटर्नल कंटेंट और उसके बाद फिर सेल के अंदर लाने का। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स आपस में जो है बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। वैक्यूल्स जो हैं ये क्या है? ये आपका वैक्यूल्स जो हैं ये क्या है? ये आपका साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन सेल्स containing water, sap, excretory products and other waste materials. इसमें वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और कोशिका के लिए यूजलेस दूसरे मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये आपको पता है। वैक्यूल्स के चारों ओर एक सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे आप टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। अब पॉइंट की बात, प्लांट सेल में ये सेल का 90% ऑफ वॉल्यूम जो है वो कवर कर लेती है। कौन? वैक्यूल। प्लांट सेल में वैक्यूल जो है वो बहुत बड़ी होती है साइज में, 90% वॉल्यूम सेल का घेर लेती है केवल वैक्यूल। प्लांट में टोनोप्लास्ट जो होता है उसमें कई आयंस और मटेरियल्स को वैक्यूल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करती है। कौन? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट जो होती है वो आयंस को और मटेरियल्स को वैक्यूल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। टोनोप्लास्ट का क्या काम है? ये ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है। पॉइंट यहाँ पे है कि टोनोप्लास्ट द्वारा कराया जाने वाला जो मूवमेंट होता है आयंस का और मटेरियल्स का वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, यानी कि अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन में नहीं जाता, ये कम से अधिक वाले में मूव करता है ना। इसीलिए वैक्यूल के अंदर जो इसकी कंसंट्रेशन है वो साइटोप्लाज्म से ज्यादा होती है। टोनोप्लास्ट has the ability to pump ions into the vacuole against the concentration gradient, यानी कि जो सांद्रता की वाली बात है जहाँ पे तनु सांद्रता और ज्यादा सांद्रता वाले में जो मूवमेंट होता है वो ज्यादा सांद्र विलयन में, तनु सांद्र विलयन में जब रखा जाता है तो हमेशा ज्यादा से कम की ओर होता है, लेकिन यहाँ पे उसके अगेंस्ट जो है वो मूवमेंट होता है, पंप किया जाता है। तो ये क्वालिटी होती है टोनोप्लास्ट में। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है कि टोनोप्लास्ट कौन सी चीज में एबिलिटी होती है जिसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट आयंस जो है वो पंप किए जाते हैं, तो वो है आपका टोनोप्लास्ट, ठीक है। अब जैसे आपका एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज फाउंड इन अमीबा फॉर एक्सक्रीशन, फूड वैक्यूल इज फाउंड इन प्रोटिस्ट्स फॉर्म्ड बाय द इनगल्फमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स। अमीबा में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है वो एक्सक्रीशन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। अब इसमें कई सेल्स जैसे प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल्स का निर्माण जो है वो केवल फूड पार्टिकल्स के निगलने के द्वारा होता है। वैक्यूल्स का जैसे कि अमीबा में होता है, प्रोटिस्टा में, उसमें आपका कई फूड पार्टिकल्स के एनगल्फ करने के कारण जो है फूड का वो वैक्यूल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम अब राइबोसोम्स की बात करेंगे, जो कौन से यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाने वाले राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम जान लेंगे, है ना। आपको आगे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और राइबोसोम के बारे में पढ़ना है, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल और आपका साइटोस्केलेटन, है ना। और उसके बाद आपका न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, माइक्रोबॉडीज के बारे में पढ़ना है, लेकिन हम थोड़ा सा
पहले से जानते हैं इसके बारे में, इसलिए तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। राइबोसोम्स ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। पॉइंट देखेंगे राइबोसोम्स कैसे हैं, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय जॉर्ज पैलेड। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर पहले इनको ऑब्जर्व किया किसने, जॉर्ज पैलेड ने। राइबोसोम्स नाम के स्ट्रक्चर को सबसे पहले किन्होंने देखा, राइबोसोम्स नाम के स्ट्रक्चर को सबसे पहले जॉर्ज पैलेड ने 1953 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा डेंस पार्टिकल्स के रूप में देखा था। ठीक है, इन्होंने कब देखा था, 1953 में। जॉर्ज पैलेड ने 1953 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से राइबोसोम्स को डेंस पार्टिकल्स के रूप में देखा था, और ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं। कौन, राइबोसोम्स किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं। किस चीज के बने हुए होते हैं, इनका कंपोजिशन क्या है, राइबोसोम्स बने होते हैं आरएनए से और प्रोटीन से। राइबोसोम्स जो हैं वो आरएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अब नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते हैं। उसके बाद आपका किस प्रकार का राइबोसोम आपका यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है उसके बारे में बात करेंगे। यूकैरियोट्स में आपका 80S राइबोसोम से प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट्स में आपका 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव राइबोसोम्स 70S whereas यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80S। अब इसमें S जो है वो क्या है ये जानने की जरूरत है, ये आपका आ सकता है एग्जाम में। स्वेदबर्ग्स यूनिट एंड इज इंडिकेटिव ऑफ डेंसिटी एंड साइज, और ये डेंसिटी और साइज का वैल्यूएशन करता है। यहाँ पे जो यूकैरियोट्स में 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें जो S है वो स्वेदबर्ग्स यूनिट कहलाता है, जिसको आप सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहते हैं, जो इनडायरेक्टली क्या चीज, साइज और डेंसिटी उसको नापता है। तो 70S और 80S राइबोसोम्स दो सब यूनिट्स से मिलकर के बनते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको डायग्राम सहित प्रोकैरियोटिक वाला राइबोसोम जब पढ़ा रही थी तब उसी समय पे अच्छे से डायग्राम बना के पढ़ा दिया था। ठीक है, अब उसके बाद आपका कुछ सेल ऑर्गेनेल्स जिन्हें आप सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं उनके बारे में बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो थोड़ा सा डिपेंडेंट, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते हैं, या कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इम्पोर्टेंट कोशिकांग जिस पर टिप्पणी लिखने को आ सकता है, जिससे कई बार क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, जिसका डायग्राम बनाने को पूछा जा सकता है, जिससे कई बार कारण बताओ पूछा जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कह सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, आपका सॉसेज शेप्ड or cylindrical cell organelles visible only with specific staining under the microscope। सॉसेज शेप का या सिलिंड्रिकल शेप का कोशिकांग है जो केवल स्पेसिफिक स्टेनिंग करने पर माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखा जा सकता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका सिंगुलर जो है वो माइटोकॉन्ड्रियन कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि मैनी माइटोकॉन्ड्रियन, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब मैनी माइटोकॉन्ड्रियन। एक माइटोकॉन्ड्रियन होता है और बहुत सारे जब हैं तब वो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेनिंग के बाद माइक्रोस्कोप में इजीली देखा जा सकता है ना। हर अलग अलग सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वो वेरिएबल होती है, यानी अलग अलग होती है, और ये डिपेंड किस पे करती है, ये सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करती है।
ठीक है। ये शेप में और साइज में भी वेरिएबल होती है। ये सॉसेज शेप या सिलेंड्रिकल शेप की हो सकती है। इसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, हैव डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। दो प्रकार की मेम्ब्रेन कौन कौन सी? इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, अभी डायग्राम पे अच्छे से समझेंगे। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका डायमीटर जो होता है वो 0.2 से 1.0 नैनोमीटर, या एवरेज हम कहते हैं 0.5 नैनोमीटर तक इसका एवरेज जो है वो लेंथ होती है ना, इसका डायमीटर और लेंथ वो। और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। These membrane divide the lumen of the mitochondria into two compartments. ये मेम्ब्रेन जो है ये लूमेन माइटोकॉन्ड्रिया के दो कंपार्टमेंट्स में उनको डिवाइड कर देती है, जिसको आप कहते हैं आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट, यानी कि मैट्रिक्स। मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के ल्यूमेन को दो एक्वस कंपार्टमेंट्स में अलग कर देती है ना। एक तो हो जाता है आउटर कंपार्टमेंट और इनर। इनर कंपार्टमेंट को आप क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और आउटर मेम्ब्रेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री बनाती है, ठीक है। ये हुआ पॉइंट। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है? फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। और इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्रिस्टी की फोल्डिंग्स को बनाने में हेल्प करती है। दिस इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। बोथ मेम्ब्रेन्स हैव स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद देम। हर दोनों अलग अलग मेम्ब्रेन्स की जो स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं वो एसोसिएटेड होते हैं उन मेम्ब्रेन्स के साथ। क्रिस्टी जो है वो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। अब कंफ्यूज नहीं होंगे, जब गोल्गी ऑपरेटस आप पढ़ रहे थे उसमें आपने सिस्टर्नी पढ़ा था और माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं क्रिस्टी, है ना। तो सिस्टर्नी और क्रिस्टी में कंफ्यूज नहीं होंगे। क्रिस्टी होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में और सिस्टर्नी होंगे आपके गोल्गी ऑपरेटस में या गोल्गी बॉडीज में, है ना। दोनों मेम्ब्रेन के पास जो इनकी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है, तो दोनों मेम्ब्रेन के पास स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो उसके फंक्शंस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की क्या स्पेशलिटी है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। डायग्राम में देख पा रहे हैं आप, इनर मेम्ब्रेन है ये, और ये है इसकी बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन, और ये है एक जो मोड़ है उसको हम क्रिस्टा कहते हैं, और बहुत सारी है तो ये क्रिस्टी, है ना। बहुत सारी होती है संख्या में, वन क्रिस्टा कहलाएगा और मैनी जो है वो क्रिस्टी कहलाती है। द इनर मेम्ब्रेन स्पेस फॉर्म्ड अ कंपार्टमेंट, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है, कुछ कंपार्टमेंट के जैसे दिखाई पड़ रहा है। ये कंपार्टमेंट किसके कारण बन जाता है? इनर मेम्ब्रेन के कारण बन जाता है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल्स, यानी कोशिकाओं का ऊर्जा ग्रह के नाम से, या बिजली घर, कोशिका का बिजली घर नाम से आप इसको जानते हैं। सिंस दे आर द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फॉर्म एटीपी। जो सेलुलर एनर्जी का स्रोत होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही वायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है या एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और एटीपी के रूप में ये एनर्जी क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, या कोशिका का बिजली घर कहते हैं, या ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स जो है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? मैट्रिक्स कंटेन्स कंपोनेंट्स लाइक द सिंगल सर्कुलर डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, और इसका अपना स्वयं का राइबोसोम्स होता है जो 70S टाइप का होता है,
और द कंपोनेंट्स नीडेड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को डिवाइड भी करता है, और वो डिवाइड करता है अपने आप को फिशन के द्वारा, वो डिवाइड करता है अपने आप को फिशन के द्वारा। ठीक है, तो कुछ चीजें नोट करेंगे बच्चों। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है। सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया को आप कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। इसका डायमीटर क्या होता है और इसकी लेंथ क्या होती है अप्रोक्सीमेटली, उसको आप नोट करेंगे। इसका डायमीटर और लेंथ, इसका डायमीटर होता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियन जो है वो 1, और अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की मतलब मैनी। ठीक है, इसका डायमीटर क्या है, डायमीटर क्या है, ये 0.2 से लेकर के 1.0 नैनोमीटर तक। इसकी लेंथ क्या है, लेंथ कितनी हो सकती है, 1.0 से 4.1 नैनोमीटर तक। ठीक है, इसकी लेंथ होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आपका हर अलग अलग सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है वो वेरिएबल होती है और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसमें आप सबने जाना, इसमें क्या होते हैं, इनका खुद का क्रोमोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का, यानी कि ये जो कोशिकांग है, ये सेल ऑर्गेनेल फुल्ली इंडिपेंडेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसका खुद का राइबोसोम्स होता है, इसका खुद का क्रोमोसोम होता है, मतलब इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, इसका खुद का राइबोसोम होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं किसी भी कोशिका का, या पावर हाउस कहते हैं किसी भी कोशिका का। इसका डायग्राम बनाने की जरूर प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। कभी कभी मान लीजिए आपको शॉर्ट नोट्स में अगर पूछा गया केवल माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो आप कुछ चीजें लिखने के बाद इसका सुंदर सा डायग्राम बना सकते हैं, और इससे मार्क्स जो है वो थोड़ा सा आपको मिलने में आसानी होती है ना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इजी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है ना। यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, लेकिन उसमें 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है ना। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। इंपॉर्टेंस इसका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल सिंस दे आर साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। यहीं पर वायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है, और जो वायवीय श्वसन होती है वो आपका एटीपी के प्रोडक्शन में काम आता है, दैट इज द सोर्स ऑफ सेलुलर एनर्जी। बच्चों, आज के सेशन में आप सभी ने लाइसोसोम्स के बारे में, वैक्यूल के बारे में और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा। अच्छी तरह से समझने के बाद आपको 2-3 क्वेश्चंस निकल करके आए इसमें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसे लाइसोसोम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है कि कोशिका का सुसाइडल बैक ऑफ द सेल कौन सा है, कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, या कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, या कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, या पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में आप जानेंगे। 2-2 नंबर के क्वेश्चन में इसमें टिप्पणी भी पूछी जा सकती है, और ये इंपॉर्टेंट है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में रिलेटेड एक ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है, वो ये कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि
प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप का होता है और यूकैरियोटिक में 80S टाइप का होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक सेल में, उसके अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो 70S टाइप का होता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशंस में हम और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।